रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली सो चुकी थी, लेकिन कनॉट प्लेस के पास एक रेस्तरां की छत से धुआं उठ रहा था। इतनी रात को तंदूर क्यों जल रहा था? ये सवाल एक पुलिस वाले के दिमाग में आया। एक ऐसा सवाल जिसने भारत की सबसे सनसनीखेज हत्या की परतें खोल दीं। एक ऐसा केस जिसने राजनीति, ताकत और इंसानी क्रूरता का एक ऐसा चेहरा दिखाया जिसे देश भुला नहीं सका। ये कहानी है नैना साहनी की, एक लड़की जो मुस्कुराती थी, जो सपने देखती थी, जो अपने घर में ही सबसे असुरक्षित थी। और ये कहानी है सुशील शर्मा की, एक ऐसे आदमी की जिसके पास पैसा था, रसूख था, राजनीतिक ताकत थी और जिसके दिल में ईर्ष्या की आग इतनी भड़क उठी कि उसने एक इंसान को, एक जिंदगी को राख में बदलने की कोशिश की। साल था 1995। दिल्ली उस वक्त बदल रही थी। शहर में एक नई राजनीतिक नस्ल उभर रही थी। युवा नेता, तेज तर्रार, महत्वाकांक्षी। सुशील शर्मा इसी नस्ल का हिस्सा था। दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष। लोग उसे जानते थे, नेता उसे मानते थे। ऊपर जाने की बेपनाह चाहत थी उसमें। और नैना साहनी उसकी पत्नी। नैना कांग्रेस की महिला शाखा में काम करती थी। पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर, अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगी एक औरत। लेकिन उनके रिश्ते में कहीं कुछ टूट चुका था। सुशील शक करता था नैना पर, उसके दोस्तों पर, उसकी आजादी पर। और ये शक धीरे धीरे एक जहर बन गया। 2 जुलाई 1995, दिल्ली का एक आम शनिवार। उस रात अपने घर में सुशील शर्मा ने नैना से झगड़ा किया। बहस हुई, आवाजें उठी और फिर 2 गोलियां चली। नैना साहनी, जो अभी 30 साल की भी नहीं हुई थी, उस रात अपने ही घर में मार दी गई। लेकिन यहां रुकिए, क्योंकि जो अब हुआ वो हत्या से भी ज्यादा भयावह था। सुशील शर्मा घबराया नहीं, वो रुका, सोचा और एक ऐसा फैसला किया जो एक ठंडे दिमाग का, एक हिसाब लगाने वाले का फैसला था। उसने फोन किया अपने एक पुराने जानकार को। नाम था केशव कुमार, बागिया रेस्तरां का मैनेजर। वो रेस्तरां जो दिल्ली के उसी इलाके में था। और उस रात एक लाश को कार में लादकर सुशील शर्मा बागिया रेस्तरां पहुंचा। रेस्तरां बंद था, अंधेरा था, लेकिन तंदूर जल रहा था। नैना के शरीर को टुकड़ों में काटकर उस तंदूर में डाला जाने लगा, एक एक करके, ये सोचकर कि कोई सबूत नहीं बचेगा, कोई गवाह नहीं होगा, कोई सवाल नहीं उठेगा। लेकिन इंसानी ताकत और इंसानी बुद्धि हमेशा एक सीमा पर जाकर रुक जाती है। उसी हाथ कनॉट प्लेस से गुजरते हुए एक पुलिस कांस्टेबल की नजर उस धुएं पर पड़ी। रात के 2 बजे एक बंद रेस्तरां से धुआं, कुछ तो गड़बड़ था। कांस्टेबल जसबीर सिंह, वो नाम जिसे इस केस में हमेशा याद किया जाएगा, रुका। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से हड़बड़ाहट की आवाजें आईं। जसबीर ने जोर से दस्तक दी और जब दरवाजा खुला तो जो नजारा उसने देखा उसने उसे भीतर तक हिला दिया। तंदूर जल रहा था और उसमें इंसानी अवशेष थे। जसबीर ने तुरंत बैकअप बुलाया। पुलिस आई और उस रेस्तरां के अंदर जो मिला उससे एक पूरी जांच शुरू हो गई। केशव कुमार मौके पर था, वो पकड़ा गया। सुशील शर्मा फरार हो चुका था। पुलिस ने पहचान की कोशिश शुरू की। तंदूर में जो बचा था वो पूरा नहीं था, लेकिन कुछ था और उस कुछ ने नैना साहनी की पहचान दे दी। नैना के पता को बुलाया गया। उन्होंने अपनी बेटी को जो बचा था उसमें पहचाना, वो पल जिसे बयान करना भी मुश्किल है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, सुशील शर्मा कहाँ है? वो दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, उसके संपर्क थे, उसके पास जरिए थे। वो जानता था कि कहाँ छुपना है, कैसे गायब होना है, और वो गायब हो गया। हफ्तों तक पुलिस उसे ढूंढती रही। इस केस ने अब एक नया रूप ले लिया था। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये एक राजनीतिक नाम था। एक ऐसा नाम जो अखबारों में था, जो टीवी पर था, जिसे लोग जानते थे। और इसीलिए इस केस ने पूरे देश का ध्यान खींचा। मीडिया में बहस छिड़ गई। क्या ताकतवर लोगों के लिए कानून अलग होता है? क्या एक नेता इस तरह से भाग सकता है? लेकिन कानून की अपनी गति होती है, धीमी लेकिन पक्की। सुशील शर्मा बैंगलोर में पकड़ा गया। कुछ हफ्तों बाद जब उसे दिल्ली लाया गया तो उसके चेहरे पर वो रसूख नहीं था, वो आत्मविश्वास नहीं था। वो शख्स था जो जानता था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। केशव कुमार पहले से ही गिरफ्त में था। वो सरकारी गवाह बना और एक एक करके उस रात की सारी परतें अदालत के सामने खुलने लगीं। मुकदमा लंबा चला। साल 2003 में ट्रायल कोर्ट ने सुशील शर्मा को दोषी पाया, हत्या का दोषी, और सजा दी फांसी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा, लेकिन कानून के रास्ते लंबे और पेचीदा होते हैं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। अदालत ने कहा, अपराध बेशक बर्बर था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी से अलग करती थीं। ये फैसला बहुत विवादास्पद रहा। कई लोगों ने सवाल उठाया, अगर ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है तो फिर कौन सा है? लेकिन इस पूरे केस में जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो सजा नहीं है, वो अदालत नहीं है, वो नैना साहनी है। एक लड़की जो 29 साल की थी, जो दिल्ली में पली बढ़ी थी, जिसने राजनीति में अपनी पहचान बनाने की कोशिश की, जो एक ऐसे रिश्ते में फंसी जो उसे समझ नहीं पाया। वो उस रात सोई नहीं होगी ये सोचकर कि ये उसकी आखिरी रात है। उसे नहीं पता था, शायद यही सबसे बड़ा दर्द है कि जिंदगी को मालूम नहीं होता कि कब वो बस खत्म हो जाएगी। इस केस ने भारतीय समाज को कई आईने दिखाए। पहला आईना घरेलू हिंसा का। नैना की मौत एक झटके में नहीं हुई। उस रिश्ते में शक था, तनाव था, एक ऐसा माहौल था जहां एक औरत को अपनी जिंदगी पर हक नहीं था। ये सिर्फ सुशील शर्मा की कहानी नहीं थी, ये उन लाखों घरों की कहानी है जहां आज भी यही होता है। दूसरा आईना राजनीतिक ताकत का। सुशील शर्मा अगर एक आम आदमी होता तो क्या वो उतने हफ्तों तक फरार रह पाता? क्या उसके पास उतने जरिए होते? ये सवाल बेचैन करने वाला है। तीसरा आईना न्याय व्यवस्था का। 18 साल। इस केस को 18 साल लगे ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में, और नैना के परिवार को इन 18 सालों में हर तारीख पर, हर सुनवाई पर वो जख्म फिर से ताजा होता रहा। 1995 से 2013, 18 साल का सफर, और उसके बाद भी एक सवाल जो अनसुलझा रहा, क्या इंसाफ हुआ? नैना के पिता, जिन्होंने अपनी बेटी के अवशेष पहचाने थे, वो इस सवाल का जवाब लेकर नहीं गए। शायद कभी कोई जवाब नहीं होता। ये केस भारत की अदालती और सामाजिक इतिहास में एक स्थायी जगह रखता है। तंदूर मर्डर केस। ये नाम सुनते ही आज भी लोगों की रूह कांप जाती है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि इस नाम के पीछे एक इंसान था, नैना साहनी। एक नाम, एक चेहरा, एक जिंदगी जो अधूरी रही। उस रात जब जसबीर सिंह ने उस बंद रेस्तरां का दरवाजा खटखटाया तो शायद उसे ये नहीं पता था कि वो सिर्फ एक हत्या का पर्दाफाश नहीं कर रहा, वो एक ऐसे समाज की परत उठा रहा था जो सड़कों पर तो चमकता है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे, अंधेरे में, तंदूरों में कहीं कुछ जलाता रहता है। और सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि ये हुआ, सबसे डरावनी बात ये है कि ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। नैना साहनी, 1966-2013। उसकी आवाज नहीं रही, लेकिन उसकी कहानी जिंदा है, और जब तक ये कहानी जिंदा है तब तक हम ये नहीं भूल सकते कि इंसाफ की मांग हमेशा जरूरी है।